मंच पर उपस्थित श्री अरुण सिंह जी, श्री अनुराग ठाकुर, श्रीकांत शर्मा जी, श्री कपिल जी और मित्रों, एक भले आदमी ने कहा था कि पॉलिटिक्स ऐसा फील्ड है जिसे सिर्फ पॉलिटिशियनों पे मत छोड़ दीजिए। समाज के हर वर्ग के अच्छे लोग जो कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, इन्होंने भी पॉलिटिक्स के अंदर, राजनीति के अंदर अपना योगदान निश्चित देना चाहिए, क्योंकि अंततः समाज के अंदर परिवर्तन लाने का राजनीति बहुत महत्वपूर्ण माध्यम है। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी हमारी मल्टी पार्टी डेमोक्रेटिक सिस्टम के अंदर 16 से ज़्यादा पार्टियां हैं। उसमें से 95% से ज़्यादा, 95% से ज़्यादा पार्टियां परिवार की पार्टियां हैं। इनके अंदर इंटरनल डेमोक्रेसी जीवित नहीं है, आंतरिक लोकतंत्र है ही नहीं। भारतीय जनता पार्टी उन गिनी चुनी 2-3 पार्टियों में से है जिसके अंदर आंतरिक लोकतंत्र जीवित रहा है और बहुत मजबूती से जीवित रहा है। एक विचार के आधार पर, एक विचारधारा के आधार पर 1950 में से, जब कहीं कोई कल्पना ही नहीं कर सकता कि कांग्रेस पार्टी के अलावा और कोई पार्टी की भूमिका देश की राजनीति में हो सकती है, तब कांग्रेस से एक अलग विचार लेकर, एक विचारधारा लेकर भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा शुरू हुई थी। और 50 से 2000 तक की यात्रा वो हमने ना हमारी विचारधारा के मूल तत्वों में बदल किया है, ना हमारी पार्टी की इंटरनल डेमोक्रेसी को हमने कभी आहत होने दिया है। हमारे यहाँ हर 6 साल में मेंबरशिप होती है। हर 6 साल में हर मेंबर को फिर से मेंबर बनना पड़ता है और हर 3 साल में हमारे संगठनात्मक चुनाव बड़े ठीक ढंग से होते हैं। तो एक रूप से संवैधानिक तरीके से चलने वाली भारतीय जनता पार्टी है। और मेरी पार्टी, हम लोगों की पार्टी अब ये मानती भी है कि समाज के अलग अलग क्षेत्र में अच्छा काम करने वाले लोगों को प्लेटफॉर्म देना, उनको राजनीति के अंदर कंट्रीब्यूट करने के लिए प्रेरित करना और उनके माध्यम से भी देश के विकास को गति देने के लिए एक प्रयास करना है। मित्रों, लगभग 8 महीना मोदी जी की सरकार को, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को देश की कमान संभाले हुए हुआ है। 8 महीने में देश की जनता के मूड में आमूलचूर परिवर्तन आया है। 8 महीने पहले एक हताशा, एक निराशा, आगे क्या होगा इसका सवाल या निशान युवा से लेकर जीवन के अंत तक पहुंचे हुए हर नागरिक के मन में था। एक धुंधला सा चित्र था कि क्या होगा इस देश का, 21वीं सदी में हम कहां पहुंचेंगे, दुनिया में हमारा स्थान क्या होगा, और किसी भी बात का स्पष्ट जवाब किसी को नहीं दिखता था। 8 महीने के अंदर ही भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने देश में विश्वास का एक वातावरण खड़ा किया है। आज जनता को सरकार पे विश्वास है, ब्यूरोक्रेसी को कैबिनेट पे विश्वास है, और जनता और कैबिनेट दोनों को प्रधानमंत्री पर विश्वास है कि ये प्रधानमंत्री देश को निश्चित रूप से सच्चे मार्ग पर ले जा रहे हैं और यही रास्ता सच्चा है। ये विश्वास आज 8 महीने के अंदर पैदा करने में भारतीय जनता पार्टी की सरकार सफल हुई। और मैं मानता हूं कि बहुत बड़ी उपलब्धि है। कामों की तो सूची, योजनाओं की सूची बहुत बड़ी होती है, मगर सबसे बड़ी बात होती है कि देश के नेता ने देश की जनता को देश के विकास के लिए एक मार्ग पर ले जाना और उनको प्रेरित करना, उनको एकजुट रखना, एक रास्ते पे ले जाना, ये सबसे बड़ी कठिन बात होती है। और विशेषकर डेमोक्रेटिक कंट्री में, जहाँ कम्युनिस्ट शासन है, जहाँ
आप मान लीजिए सैन्य शासन है, वहाँ पर तो ये बहुत सरल होता है, मगर डेमोक्रेटिक कंट्री में जहाँ सबको अपने अपने विचार रखने की स्वतंत्रता है, सबको अपने अपने तरीके से काम करने की स्वतंत्रता है, उस वक्त एक प्रेरणा से सबको एक साथ लेकर एक रास्ते पे ले जाना, मैं मानता हूँ बहुत बड़ी बात है, और मोदी जी ने ये कर दिखाया है। इस 8 महीने के अंदर काफ़ी सारी समस्याओं को उसके समाधान की दिशा में कॉन्क्रीट स्टेप उठाए गए हैं और उसके परिणाम भी मिलना शुरू हुए। मेक इन इंडिया की योजना शुरू कर न केवल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को हमने बढ़ावा देने के लिए एक प्लेटफॉर्म खड़ा किया है, उसके साथ साथ बेरोजगारी को भी एड्रेस करने के लिए एक बहुत बड़ा जरिया मेक इन इंडिया की योजना बनने वाली है। उसके साथ में स्किल डेवलपमेंट की डिपार्टमेंट की रचना कर मोदी जी ने ग्रेजुएट बेकारों की जो फौज देश के अंदर खड़ी होती थी, उसकी जगह स्किल्ड युवा मैन्युफैक्चरिंग को कंट्रीब्यूट भी करेंगे और अपने जीवन का सम्मानपूर्वक ज्ञापन भी कर सकेंगे। इस तरह की व्यवस्था करने के लिए एक फुल टाइम मंत्री और फुल टाइम मंत्रालय स्किल डेवलपमेंट के लिए मुझे लगता है देश में कई साल पहले हो जाना चाहिए था, वो अब शुरू किया है। और दोनों के पीछे एक और मकसद है। आज पूरी दुनिया और देश मानता है कि कृषि वायबल नहीं है। वो इसलिए मान्यता बनी है कि कृषि की वायबिलिटी से ज़्यादा लोग कृषि पर निर्भर है। मतलब कृषि में अगर क्षमता है 50 लोगों को ठीक से वायबल तरीके से अपना जीवन कृषि के आधार पर बिता पाए, तो आज 80 लोग कृषि पर निर्भर है। हम स्किल डेवलपमेंट मेक इन इंडिया के माध्यम से वो 30 लोगों को कृषि पर से एक अलग क्षेत्र में लाकर कृषि के ऊपर निर्भर 50 लोगों को भी अच्छे तरीके से कृषि पर निर्भर रह सके और बाकी 30 लोग भी रोजगारी लेकर आगे बढ़ सके। इस तरह का एक नया इनिशिएटिव भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लिया है। देश के अर्थतंत्र को सरकारी तंत्र की घोर उदासीनता के कारण इसका व्याप नहीं बढ़ा था। आप लोग यहां पर जो इस हॉल में बैठे हैं वो कल्पना कर सकते हैं कि देश के 60 करोड़ लोग ऐसे थे जिनके परिवार में एक भी बैंक अकाउंट नहीं था। 2014 तक देश के 60 करोड़ लोग ऐसे थे, 60 करोड़ लोग जिनके परिवार में एक भी बैंक अकाउंट नहीं था। वो लोग अर्थतंत्र के दायरे में ही नहीं थे। ना अर्थतंत्र का उनको फायदा मिलता था, ना अर्थतंत्र को वो कंट्रीब्यूट कर सकते थे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, मोदी सरकार ने जनधन योजना इंट्रोड्यूस कर इसके साथ सभी लोगों को बैंक अकाउंट दिलाने का काम किया है। और मुझे कहते हुए आनंद है कि सिर्फ 8 महीने की स्पैन के अंदर 11.5 करोड़ बैंक अकाउंट ओपन कर 11.5 करोड़ परिवारों को अर्थतंत्र के साथ जोड़ने का काम किया है। इससे अर्थतंत्र का दायरा भी बढ़ता है, इनके जीवन में सुविधाएं भी आती हैं और उनको उनका अधिकार सीधा मिले, इसकी व्यवस्था आज भारतीय जनता पार्टी ने की। ये मल्टी डायमेंशनल रिजल्ट देने वाली योजना है मित्रों। और हम भारतीय जनता पार्टी के हमारी जो विचारधारा है वो विकास के लिए जो करना है वो तो करेंगे। पश्चिम की जो विकास की व्याख्या बनी है, जीडीपी की डेफिनेशन बनी है, उसको हम अलग नजरिए से देखते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, देश के हर गांव में अच्छा स्कूल बने तो जीडीपी बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? देश के हर व्यक्ति के घर में शुद्ध पीने का पानी पहुंचे तो जीडीपी बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? हर 11 किलोमीटर में एक एम्बुलेंस की हम व्यवस्था करते हैं तो जीडीपी बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? हर घर में बिजली पहुंचे, जीडीपी बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? हमने एक ऐसी नीति अख्तियार की है, इसी नीति को हम लेकर जाना चाहते हैं जिससे जीडीपी की भी बढ़ोतरी होगी और नीचे तक लोगों के जीवन स्तर को भी उठाकर उनके पास आज़ादी का जो सच्चा फायदा है वो पहुंचाने का भी प्रयास करेंगे। एक नई कल्पना लेकर हम आगे बढ़ेंगे। और इसीलिए 50 साल से जो प्लानिंग कमीशन बना था, मैं ऐसा नहीं मानता कि प्लानिंग कमीशन जिन्होंने बनाया होगा उन्होंने ठीक काम नहीं किया था, मगर कोई भी सिस्टम, कोई भी व्यवस्था 50 साल के बाद कालबाह्य हो जाती है। 50 साल के अंदर बहुत परिवर्तन होते हैं और इसके अनुरूप व्यवस्था को नए सिरे से सोचने की, नए सिरे से बदलने की जरूरत होती है।
और इस पर कभी पुनर्विचार नहीं हुआ। हमने नीति आयोग को अलग तरीके से बनाने का एक फैसला किया और योजना आयोग को भंग कर नीति आयोग को बनाया, जिसके अंदर राज्यों की हिस्सेदारी होगी। 50 साल की 60 साल की ये देश की आज़ादी की यात्रा में कई राज्य आज विकास की अलग अलग सीढ़ी पर खड़े हैं। गुजरात और झारखंड के लिए एक योजना नहीं हो सकती, केरल और हरियाणा के लिए एक योजना नहीं हो सकती, उड़ीसा और महाराष्ट्र के लिए एक योजना वो नहीं हो सकती, क्योंकि ये सभी राज्य 66 साल की यात्रा में विकास की अलग अलग सीढ़ी पर बने हैं। तो कोई एक योजना पूरे देश के लिए होगी, एक कल्पना कालबाई है। आज ये कल्पना देश को फायदा पहुंचाने वाली नहीं है। नीति बनाने के अंदर राज्यों की हिस्सेदारी योजना आयोग का जो खाका था, जो इंफ्रास्ट्रक्चर था, ढांचा था, उसमें नहीं थी। हमने नीति आयोग बनाकर राज्यों की हिस्सेदारी को बढ़ाया है। राज्य अपने डेवलपमेंट की योजना बनाते वक्त ही हिस्सेदार होंगे तो उसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए सरलता हो जाएगी। इसलिए फेडरल स्ट्रक्चर को भी मजबूती मिलेगी। हर राज्य देश के आयोजन के अंदर, देश के प्लानिंग के अंदर भागीदार बनेगा और हर राज्य को स्वतंत्रता होगी अपने राज्य के अनुरूप योजनाओं को भारत सरकार के सामने प्रेजेंट करने की और इसको यहाँ से ले जाकर इम्प्लीमेंट करने की। तो नीति आयोग आने वाले दिनों में मैं मानता हूँ 25 साल के बाद जब भी देश के प्लानिंग का और देश के विकास का इवैल्यूएशन होगा, तब नीति आयोग एक ऐसा स्तुत्य स्टेप होगा कि जिसके द्वारा भारत के विकास को और एक वेलफेयर स्टेट, कल्याण राज्य, हर व्यक्ति को अपना अधिकार मिले, इस तरह का राज्य बनाने के अंदर काफ़ी बड़ी मात्रा में इसको सफलता मिली होगी। परंपरागत रूप से कई चीज़ें अटकी हुई थी, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में, बीमा क्षेत्र के अंदर, रक्षा क्षेत्र के अंदर और अर्बन डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर, उसमें भी मर्यादा बढ़ाकर एक नए द्वार भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने खोले हैं। भूमि अधिग्रहण कानून को भी हमने प्रैक्टिकल बनाया है, जिससे विकास का भी गति न रुके और किसान का भी नुकसान न हो। इस तरह का संतुलित भूमि अधिग्रहण कानून हम लेकर आए हैं। देश के जीडीपी को सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करने वाले खदान, मतलब माइंस और कोयला, ये दो क्षेत्र इलीगल पचड़े में पड़े हुए थे। एक पारदर्शी सिस्टम से हमने इसको ट्रांसपेरेंट सिस्टम से उनको ऑक्शन के तरीके से आज आगे ले जाया गया है। और मैं मानता हूं कि एक ही साल में जीडीपी को कंट्रीब्यूट करने वाले सबसे बड़े अगर दो कोई क्षेत्र होंगे तो माइंस और कोयला होगा। टेलीकॉम सेक्टर को भी हमने लीगल पचड़े से बाहर निकालने के लिए काफ़ी कुछ किया है। जीएसटी पर सालों से चर्चा हो रही थी, राज्यों की डिमांड कुछ अलग थी, केंद्र की इरादे कुछ अलग थे। हमने दोनों के बीच में सामंजस्य बिठाने में सफलता पाई है और मैं कह सकता हूं कि 1 अप्रैल 2016 को ये देश का पूरा व्यापार जीएसटी के अंतर्गत कराने में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। स्मार्ट शहर और आदर्श गांव दोनों को हम साथ में लेकर चले हैं। शहरों के अंदर भी सुविधाएं बढ़े, झुग्गी झोपड़ियों की संख्या कम हो और ग्राम भी आदर्श बने, तो गांव से शहरों के ओर आने वाले लोगों का एक प्रकार से जो तांता लगा है वो भी कम हो। कम्युनिकेशन से जरिए गांवों को भी शहरों की इक्वलेंट अपॉर्चुनिटी देना, वो भी हमारा एक काम है। डिजिटल इंडिया के कारण पूरा देश कनेक्टिविटी से जुड़ेगा और पारदर्शी एडमिनिस्ट्रेशन देने में भी भारतीय जनता पार्टी सफल होगी, मुझे लगता है। और इन सब का मिला जुला असर हुआ है कि इकोनॉमी के जो 4 पैरामीटर्स है, महंगाई, उसमें पहले महंगाई 6.7% से लेकर 7% तक थोक महंगाई का सूचकांक रहता था, उसको हम 0 से 1.5% तक लेकर आए हैं। मैं मानता हूँ ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। मित्र, व्यापार घाटा भी कम हुआ है, बजट की डेफिसिट भी कम होने की मतलब 4% के हम नीचे डाल देंगे। और इन सब के कारण विकास दर को भी, जब हम एनडीए में थे तब 6 साल के अंदर 4.6% से 8.6% पर लेकर गए थे। यूपीए को 8.6% पर हमने दिया था, यूपीए ने हमसे फिर से 4.6% करके वापस दिया है। एक ही तिमाही में हमने उसको 5.7% पहुंचाने में सफलता पाई है।
और मैं आशा करता हूं कि जनता जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का समर्थन कर रही है, उसी तरह से अगर समर्थन जारी रहा तो इसको हम डबल डिजिट में एक ही 5 साल के अंतराल के अंदर ले जाने में सफल होंगे। मुझे विश्वास है कि विकास हो गया रहेगा। सबसे बड़ी उपलब्धि सेनाओं के सामान की आपूर्ति के अंदर एक घोर उदासीनता यूपीए की सरकार ने बरती थी और इसके कारण देश की सुरक्षा पर कई सवालिया निशान लगे थे। हमने 8 ही महीने में 10 साल तक सेना के सामान की जो आपूर्ति करनी है, जो आगे पर भी करनी है, उसकी एक वैज्ञानिक व्यवस्था एस्टैब्लिश की है और इसके लिए जो जो एडमिनिस्ट्रेटिव काम करने थे वो सब पूरे कर लिए हैं। 10 साल तक सेना का जवान सरहद पर मुस्तैद होकर खड़ा रहे, विश्वास के साथ खड़ा रहे और देश की सुरक्षा निश्चित करे। इसके लिए पूरा प्रोविजन जो करना था वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 7 महीने के अंदर ही कर लिया है। मित्रों, आज मैं कुछ ज़्यादा कहना नहीं चाहता, मगर 8 महीने के कार्यकाल में ही एक बार अटल जी के समय में चर्चा थी कि 21वीं सदी भारत की सदी होगी। भारत की सक्सेस स्टोरी को दुनिया चर्चा करता था और फिर से एक 10 साल का कालखंड आया जिसमें हम धीरे धीरे अपना आत्मविश्वास एक देश के नाते भी खो बैठे थे और एक नागरिक के नाते भी खो बैठे थे। 8 महीने के अंदर ही मोदी जी ने पूरी दुनिया में विश्वास जगाने में सफलता हासिल की है कि 21वीं सदी हिंदुस्तान की सदी है और फ्यूचर हिंदुस्तान के अंदर है। आज पूरी दुनिया इस बात को स्वीकार कर चल रही है। इसीलिए पूरी दुनिया के राष्ट्राध्यक्ष यहाँ आने को लालायित भी है और जहाँ मोदी जी जाते हैं पल के बिछाकर उनका स्वागत भी होता है। मैं मानता हूँ कि ये स्वागत मोदी जी का नहीं है, 125 करोड़ हिंदुस्तानियों का स्वागत है और 125 करोड़ के लोकतंत्र को ये स्वागत मिलना ही चाहिए, दुनिया में सम्मान मिलना ही चाहिए। हम सबको आनंद है कि हमारी ही सरकार, हमारे ही नेता इस स्वागत को दुनिया में दिलाने में सफल हुए हैं। आगे पर भी काफ़ी कुछ करना है, मगर 8 महीने के समय के अंदर हमने जो बन पड़ता था उससे ज़्यादा करने का प्रयास भी किया है और ईश्वर कृपा से मदद भी मिली है। आप लोग आज भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बने हैं। मन में ऐसा भाव कभी मत लाना कि आप एक पॉलिटिकल पार्टी के सदस्य बनते हैं। हम लोग बचपन से भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हैं। हम देश को अलग दृष्टि से देखने वाले लोग हैं। देश को अलग जगह पे पहुंचाने की दिल में, हृदय में महत्वाकांक्षा रखने वाले लोग हैं। आप भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बने हैं तो इतना मत मानना कि आप एक पॉलिटिकल पार्टी के सदस्य बने हैं। आप इतना निश्चित मानना आज से आप भारत की गौरव यात्रा और विकास यात्रा के साथ जुड़ गए हैं और आप सबका हृदय से स्वागत है। मित्रों, ये जो देश को आगे ले जाने का कठिन काम है वो अकेले भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नहीं कर सकते। बहुत सारे लोग इस यात्रा में जुड़े, वो हमारा मकसद है और हम चाहते हैं कि देश के सभी अच्छे लोग इस व्यवस्था को ताकत दे, इस व्यवस्था को गति दे और अंततोगत्वा फिर से एक बार ये देश जो कई सालों पहले, सदियों पहले था, विश्व का सर्वोच्च स्थान इस भारत को प्राप्त हो और दुनिया में हर भारतीय गौरव से सीना तान कर कह सके मैं हिंदुस्तान से आता हूँ। इस तरह के भारत की रचना करने में हम सब सफल हो, यही अभ्यर्थना। फिर से एक बार आप सबका स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी का परिवार आज बड़ा हुआ है और जब मैं भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष हूँ इसका सबसे ज़्यादा आनंद मुझे है। फिर से एक बार धन्यवाद।